नमस्कार दोस्तों। 28 जून को शामली में राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी जी की बड़ी जनसभा होनी है। इस जनसभा के जरिए क्या राजनीतिक संदेश शामली जनपद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाएगा, और शामली की अति महत्वपूर्ण सीट बन गई है थाना भवन विधानसभा सीट। राष्ट्रीय लोकदल के विधायक अशरफ अली खान मौजूदा विधायक है यहाँ से, और इस बार माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूत दावेदारी इस विधानसभा सीट पर होगी, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके सुरेश राणा जी मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। तो किसके खाते में जाएगी विधानसभा सीट? और इस बीच में एक सवाल दूसरा भी खड़ा हो गया है राष्ट्रीय लोकदल के सामने, शायद जयंत चौधरी के सामने भी। दो मजबूत राजनीतिक परिवारों के लोग विधायक अशरफ अली खान साहब और राव अब्दुल वारिस, जिनके पिताजी भी यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार राष्ट्रीय लोकदल के सामने भी एक धर्म संकट होगा कि पार्टी किसे सिंबल दे, किसे यहाँ से विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बना के चुनाव मैदान में उतारे। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ खुद पूर्व विधायक अब्दुल वारिस साहब मौजूद है। तो विधायक जी, सबसे पहले तो जयंत चौधरी जी की इस रैली का क्या असर मानते हैं आप शामली जिले की राजनीति पे और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति पे पड़ेगा? देखिए अमरीश भाई के पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप संदेश हम के माध्यम से, आपके माध्यम संदेश भी दे देंगे इसमें। जो पहले प्रस्तावित सभा थी वो थी 10 जून की, और 10 जून में क्योंकि एनडीए की एक बैठक आगे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री जी ने सभी घटक दलों के नेताओं को बुला लिया था, तो वो पोस्टपोन हो गई थी। उसकी तारीख अब 28 जून है, दिन रविवार है, केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन है। और पीछे अगर आप कुछ समय पीछे जाएं तो इकड़ी में एक सभा हुई थी, फिर एक बालेनी में सभा हुई थी, अब शामली में सभा हो रही है। और केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन है वहाँ पर, क्योंकि 5 केंद्रीय विद्यालय प्रदेश को मिले थे, लेकिन संचालित केवल शामली का हो पाया, क्योंकि टेम्परेरी एक श्री कृष्ण विद्या मंदिर करके वहाँ स्कूल है, तो उसमें ही केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो गई है, टेम्परेरी रेनोवेशन होकर। माननीय विधायक प्रसन्न चौधरी जी ने उसमें अपने विधायक निधि से कुछ कार्य कराए हैं, तो उसका उद्घाटन भी है। और चौधरी साहब शिक्षा के मंत्री हैं, उन पर प्रभार है शिक्षा का केंद्र सरकार में, तो उनका बड़ा योगदान रहा है शामली को केंद्रीय विद्यालय देने, क्योंकि बहुत पुराने जनपद हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ केंद्रीय विद्यालय शायद आज तक नहीं है, और मतलब शामली में केंद्रीय विद्यालय का जो है शिलान्यास होने वाला है। तो इस माध्यम से बहुत बड़ी भीड़ आने की उम्मीद है, क्योंकि आसपास के जहाँ का बड़ौत में स्कूल बन रहा है वहाँ के सारे ग्रामीण, बल्कि वहाँ तो एक उत्सव सा है, वो लड्डू बना रहे हैं वो लोग, एक मिष्ठान के तौर पे लोगों को जो आएंगे मेहमान उनके यहाँ, उनको मिष्ठान स्वरूप वो देंगे। और आसपास के गांव के लोग भी बड़े उत्सुक हैं चौधरी साहब को सुनने के लिए, देखने के लिए। और जो चौधरी साहब अपने सांसद निधि से युवाओं के लिए कर रहे हैं, कहीं रनिंग ट्रैक दे रहे हैं, कहीं रेसलिंग मैट दे रहे हैं, कुश्ती का मैट है, और कहीं के स्किल के सेंटर्स बन रहे हैं, तो लोगों में उत्साह है चौधरी साहब को सुनने के लिए। हमारे थानामान विधानसभा से भी बहुत लोग जाएंगे, बसें यहाँ लगी हुई हैं, तो एक बहुत बड़ी रैली होने की संभावना है, और उम्मीद है कि अपार जनसमूह पड़ेगा। तो क्या ये पॉलिटिकल रैली ऐसा संदेश देने में कामयाब होगी, राजनीतिक संदेश, कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये धमक महसूस दे कि राष्ट्रीय लोकदल मजबूत स्थिति में है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और सीटों की बार्गेनिंग में, क्योंकि बार्गेनिंग तो होनी है, गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी सोचने पर मजबूर होगी? क्या इस रैली के जरिए क्या इस तरह का संदेश देने की भी कोशिश रहेगी क्या राष्ट्रीय लोकदल की? देखिए अमरीश भाई, प्रजातंत्र में जिसके जितनी तादाद है, जिसका जितनी जनसंख्या है, जिसके साथ जितनी पर उसके उतना ही अधिकार बन जाता है। और पिछले चाहे विपक्ष में थे चौधरी साहब या एनडीए का घटक अब हिस्सा बन गए हैं, और जब से मंत्री हुए हैं वो निरंतर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, हर जाति हर धर्म के लिए काम कर रहे हैं। और शामली जनपद में 2022 में उन्होंने दिखाया था, 2022 में, कि तीनों ही सीटें गठबंधन ने जीती थी, और राष्ट्रीय लोकदल की बड़ी भूमिका थी। और लोकसभा में भी दोनों सीटें शामली और थाना भवन पर जो एनडीए के कैंडिडेट थे प्रदीप, वो जीते थे। तो निश्चित ही तौर पर काबड़ौद की 28 तारीख की रैली आगे के गठबंधन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ जनपद की राजनीति
प्रदेश की राजनीति, खासकर पश्चिम की राजनीति को, वो जो भीड़ वहाँ आने वाली है वो तय करेगी कि कितनी सीटें हमारे नेता चॉइस साहब को मिलने वाली है। तो आपने जैसे गठबंधन का जिक्र किया, आपने कहा भाई 2022 में 3 की 3 सीटें गठबंधन ने जीती थी, लेकिन गठबंधन में जो दूसरा घटक दल था वो चेंज है। तब समाजवादी पार्टी थी, अब भारतीय जनता पार्टी है। और ख़ास तौर पे क्या अल्पसंख्यक वोट, क्या मुस्लिम वोट अब आरएलडी पे उतना भरोसा कर पाओगा जितना भरोसा उसने 22 के विधानसभा चुनाव में किया था? तो 27 में तो तस्वीर मुझे लग रहा है कि बदल जाएगी। मुस्लिम वोटर कितना भरोसा कर पा रहे हैं इस टाइम राष्ट्रीय लोकदल पर, जयंत चौधरी पे? देखिए अमरीश भाई, हमारा आप मुजफ्फरनगर से ही हैं, हम एक ही ज़िला है शामली मुजफ्फरनगर। हमारे नेता जयंत चौधरी जी ने मतलब कोई धर्म आधारित राजनीति कभी नहीं की, या किसी जाति आधारित। किसी जाति पे कोई कटुरघात हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो किसी धर्म के प्रति, तो वो कभी चूके नहीं है कहने से, चाहे वो विपक्ष में थे चाहे सरकार में। अब सरकार में मुजफ्फरनगर का नाम लिखने का मामला था, उन्होंने कहा कुर्ते पे लिखवा लें क्या नाम। अभी एक जमात का सिलसिला चला, उन्होंने जमातियों से खुद भेंट की, संसद भवन में बुला के मुलाकात की, उनकी समाधान कराया। अब लोगों में क्या भावनाएं हैं, किस तरह हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे नेता सेक्युलर छवि के नेता हैं और हर धर्म जाति से के लिए काम करते हैं। उनके मन में ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष जाति या किसी से करना, सबके लिए, सर्व समाज के लिए, सर्व धर्म के लिए वो सम्मान रखते हैं और काम भी करते हैं। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ अमरीश भाई साहब, आप ये कह रहे हैं आप 27 जब चुनाव होंगे या 26 में होंगे, तब आप देखिएगा लोकदल जहाँ लड़ेगा आपको अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, सब लोगों का वोट मिलेगा। और लोग बाग बहुत समझदार हो चुके हैं, सबको ये देखना है कि कहाँ उनकी बात रखने लायक कोई मंच है, और राष्ट्रीय लोकदल एक बहुत अच्छा मंच है। अभी जैसा आपने कहा भाई, आपने कहा कि 27 में चुनाव होंगे या 26 में होंगे, ये चर्चा भी बहुत तेजी से चल रही है कि भाई विधानसभा चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं। आपको कितनी संभावना नजर आती है इस बात में? असल में अमरीश भाई, कुछ कारण हैं जो हमारे क्षेत्रों में मतलब एक चर्चा का विषय बना हुआ है भाई साहब। एक तो यह है कि जनगणना का फाइनल फेज है फरवरी मार्च में, और 10 मार्च को पिछली बार गणना हुई थी भाई साहब 2022 में, जब गठन हुआ था सरकार का 15 मार्च को गठन हो गया था। तो फरवरी मार्च में फाइनल फेज होना जनगणना का, जिसमें बहुत तादाद में कर्मचारियों का उपयोग होगा, फाइनल फेज है। दूसरी बात परीक्षाएं हैं, और जो 6 माह का, लेकिन आज मैंने माननीय उच्च हाई कोर्ट का आदेश आया कुछ प्रधानों के संबंध में, मैंने पढ़ा नहीं है, उनका 6 माह का कार्यकाल बढ़ा, 6 महीने का बढ़ा है। जून में पूरा हो रहा तो दिसंबर में पूरा हो जाएगा, तो उनके चुनाव भी कराने हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और फिर हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन है 15 जनवरी से। तो ये मतलब क्षेत्र में चर्चाएं हैं कि सब ये चीज़ें इतनी जो फरवरी मार्च में है, मतलब हर काम फरवरी मार्च में ही आ रहा है, तो इतनी कर्मचारियों का जो चुनाव में ड्यूटी लगनी हो कैसे संभव हो पाएगी, या जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो कैसे हो पाएगा। तो ये लोग सोचते हैं कि चुनाव पहले हो जाएगा, ये हमारा इसलिए सोच है, इसलिए ये तर्क दिए जा रहे हैं कि चुनाव पहले होगा। चलिए, शामली जिले का पॉलिटिकल माहौल क्या है? 2022 में आप लोगों ने गठबंधन में भले साथी दूसरे हो, आपने तीनों की तीनों विधानसभा सीट जीत ली। अब 2027 में क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है कि भाई शामली में क्या परिणाम इस बार शामली की जनता, शामली के वोटर देने वाले हैं? शामली जनपद में 3 विधानसभा सीटें हैं, और एनडीए गठबंधन जो है राष्ट्रीय लोकदल पूरी मजबूती से लड़ेगा। और क्योंकि कैंडिडेट्स के ऊपर भी निर्भर रहती हैं सारी चीज़ें, तो चौधरी साहब का खुद भी एक अपना एक कद है, और उनके पीछे बहुत जनसमूह है, हर धर्म हर जाति का गठबंधन है एनडीए से। तो निश्चित ही जैसे आपने कहा कि हमारे विपक्षी कहते हैं कि साहब जो 22 में रिजल्ट आया उनमें उनका हाथ है, लेकिन सत्यता यह है कि लोकदल का जो वोट है वो इंटैक्ट है। और ये सब चीज़ें अभी जल्द ही, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, दिख जाएंगी 26 के अंत में, 27 में, कि ये कितना अच्छा यहाँ पर लोकदल का वोट है। और लोकसभा 24 चुनाव हुआ था, उसमें शामली और थाना भवन में लगभग लोकदल और एनडीए के जो कैंडिडेट थे प्रदीप जी, उनको विजय हासिल हुई थी दोनों विधानसभाओं में। तो अब स्कोर क्या रहेगा?
हाँ, लोकसभा में जैसा रहा भाई 2-1 का, अब विधानसभा में स्कोर क्या रहेगा, यही रहेगा या परिवर्तन होने की संभावना? देखिए, हमें तो यही है कि परिवर्तन 3 का होगा, हम तीनों सीटें जीतेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। सांसद राशन के भी दावे हैं कि भाई पीडीए, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन तीनों सीटें जीतेगा, शामली जिलेगी। हाँ, नहीं, वही सब अपने दल की बात करते हैं, लेकिन मैं तार्किक बात SIR का मैं अभी जिक्र कर रहा था आपसे भाई साहब। हम लोगों ने देखा है अब 2,90,000 कुछ वोट तो हमारे यहाँ रह गई थाना भवन में, 275 शामली में रह गए हैं, 3,01,000 कैराना में रह गई हैं। तो SIR के बाद जैसे एनरोलमेंट का हर बूथ वाइज हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, या बूथ कमेटी का गठन चल रहा है, या सेक्टरों का गठन चल रहा है हमारे स्तर से, तो जैसा जैसा हम लोग संवाद बना रहे हैं, क्योंकि रैली है 10 तारीख में थी ये, फिर 28 हो गई है, तो निरंतर हम लोगों से संवाद बना रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा और सर समाज लोकदल को पक्का वोट देगा, और ये जो है तीनों सीटें लोकदल के हिस्से में आएंगी। विपक्ष के आरोप है कि भाई एसआईआर के जरिए विशेष तौर पे मुस्लिम समाज के वोट काटे गए हैं। आपका निजी अनुभव क्या कहता है, इन आरोपों में कितनी सत्यता है? देखिए, मैंने अभी बताया आपको अमरीश भाई, हम लोग निरंतर 1-1.5 महीना हो गया घूम रहे हैं रैली के लिए। अब हम लोगों ने दोनों लिस्ट अपने पास रखी हुई हैं, यानी 2024 लोकसभा, जो मैं अपनी विधानसभा का आपको बताऊं 331 वोट थे, 3,31,000 कुछ, अब हो गए 2,90,300 कुछ। तो ये वोट कटे, हमारे यहाँ 60,063 वोट कटे थे, उसमें लगभग 20-25,000 शिफ्टिंग ही थी भाई साहब। कुछ डिलीटेशन हुआ, यानी खुद लोगों ने डिलीट करा लिया, डबल वोट नहीं रखना चाहते थे। और हम वहाँ जाके बताते हैं हर गांव में कि भाई इतने बूथ हैं, ये वोट इतने थे 2024 में, और ये 1 अप्रैल 2026 को इतने वोट हैं। प्रमंजा 6,010 वोट थे भैंसवाल में, अब 4663 हैं। हम भैंसवाल गए तो हमने बताया, और हमने ये कहा कि भाई 1 अप्रैल तक ये वोट है, अब नया वोट बन रहा है, अब नया वोट और बनवा लीजिए। और अगर किसी का वोट था और व्यक्ति जिंदा है, उसने वोट का प्रयोग किया है और वोट उसने पहले डाले हैं 2024 तक, और अब वोट नहीं है, तो वो हमें बताए। अब तक हमारे सामने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया है। एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो आप निष्पक्ष मान रहे हैं? मैंने अपना बताया भाई साहब, हमने दोनों वोटर लिस्ट अपने साथ रखी है, और लगभग हमने बहुत गाँव में जा रहे हैं, हम उनको बताते हैं भाई साहब कि ये आपके इतने बूथ हैं, 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 1 है, भाई आपके 905 वोट हैं, भाई खानपुर में इतना वोट है, भाई पहले इतना वोट था, किसका क्या, भाई कोई अगर वोट व्यक्ति ऐसा हो जिसने वोट डाला और वोट ना हो, तो आप हमें बताएं, हमें, क्योंकि वहाँ जिम्मेदार लोग बैठते हैं, प्रधान, ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, BDC, हर एक व्यक्ति रहता है, मौजूद रहता है, जिला पंचायत के लोग भी साथ जा रहे हैं, पूर्व जिला पंचायत जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात अब तक तो हमारे सामने आई नहीं है। चलिए, थाना भवन विधानसभा का रुख करें। भारतीय जनता पार्टी से सुरेश राणा जी मजबूत दावेदार है, और माना जा रहा है कि भाई राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि थाना भवन विधानसभा सीट भले ही RLD की सिटिंग सीट हो, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में अपने खेमे में ले सकती है सीट, और सुरेश राणा यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रीय लोकदल की स्थिति क्या है? क्या वाकई राष्ट्रीय लोकदल ये सीट दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को, या ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आप मानते हैं कि भी आएगी? मैं मानता हूँ अमरीश भाई कि थाना भवन जो है राष्ट्रीय लोकदल परिवार के लिए, और खासकर चौधरी साहब जयंत चौधरी जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो विशेष लगाव रखते हैं इस क्षेत्र से, और जो समीकरण है थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के, क्योंकि किसी भी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, या जो टिकट डिसाइड करती हो, या जो भी कर दो, देखती है कि जीत पाएगा कौन। तो मेरे ख्याल से बहुत विद्वान लोग हैं ऊपर बैठे हुए, तो राष्ट्रीय लोकदल थाना भवन पर बहुत मजबूत स्थिति में है, और राष्ट्रीय लोकदल NDA गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल इस सीट को, थाना भवन को, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा। और मैंने फिर कहा, जो आदेश निर्देश चौधरी साहब का होगा या पार्टी का होगा, लेकिन जो समीकरण है, जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, वो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल थाना भवन सीट पर विजय होगा। तो सीट रहेगी राष्ट्रीय लोकदल के पास ही? उम्मीद मुझे ये लगती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय लोकदल परिवार के लिए, चाहे चौधरी साहब हों, छोटे चौधरी साहब हो, अब जयंत जी हों, मतलब थाना भवन पे विशेषकर हमेशा से पार्टी की स्थिति मजबूत रही है। चलिए, दूसरा सवाल उठता है कि भाई आपका परिवार भी बड़ा राजनीतिक घराना यहाँ का है, अशरफ अली खान साहब का भी परिवार बड़ा राजनीतिक घराना यहाँ पे है, और माना जाता है भाई टिकट की जो पेशबंदी है वो आप दोनों के बीच में ही है। तो इस बार क्या लग रहा है कि भाई जयंत चौधरी किस पर दांव खेलेंगे? एक बार फिर से अशरफ अली खान साहब पे, या फिर इस बार बारी आओगी राव अब्दुल वारिस की?
अमरीश भाई, बहुत समय गुजर गया। अब तो कहना आपका 7 साल हो गए जब मैं दोबारा से, चॉइस साहब तो उस समय जिंदा थे और उनके ध्यान से पहले मेरी माताजी और उनकी बात हुई तो मेरी माताजी का बड़ा लगाव था चॉइस, बहुत चॉइस साहब, बड़े चॉइस साहब। क्योंकि जब मैं एमएलए हुआ तो वो पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे 2007 में, मैं आरएलडी से एमएलए हुआ। पिताजी का भी एक मतलब एक कुछ लगाव सा था इस परिवार से उन्हें, चॉइस साहब को। वजह ये रही होगी कि बीकेडी से पिताजी विधायक रहे, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के साथ वो रहे, तो माताजी भी जब राजनीति में आई तो उन्होंने भी भारतीय किसान कांग्रेस पार्टी जो चौधरी साहब ने बनाई थी, अजीत सिंह जी ने, उससे चुनाव लड़ा, तो एक लगाव था। तो चौधरी साहब, माताजी ने कहा कि भाई नहीं, वहीं अपना करियर वहीं पर रखो और वहीं पर एक मतलब परिवार समझते आदमी सोचता है कि भाई अपने परिवार में ही आदमी खुश रहता है। तो 22 का चुनाव आया तो टिकट नहीं मिला, मायूसी बहुत हुई। उम्मीद तो थी क्योंकि मैं लगातार चुनाव लड़ता आ रहा हूँ, आज अच्छे चुनाव हुए मेरे। मतलब मैं एक साधारण किसान हूँ अमरीश भाई, आप मेरे बारे में हर चीज़ जानते हैं, मतलब ना मैं कोई वैसा नहीं, आम है, गन्ना है, किसान, छोटा सा किसान हूँ। एक साधारण परिवेश में साधारण किसान कैसे चुनाव लड़ पाता है आप जानते हैं। तो अच्छे चुनाव होते रहे मेरे, जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मतलब हर वर्ग ने, हर धर्म ने, मैं उनका बहुत सम्मान करता। हार जीत तो मेरे भाग्य की बात है, बड़े अच्छे वोट मिले, बढ़ते ही चले गए, हर बार घटे नहीं है कभी। और तो नहीं मिल पाया 22 में, लेकिन चौधरी साहब की इच्छा थी, चौधरी साहब का आदेश था और वो घर पे आए भी थे 22 में। तो उन्होंने कहा भी था कि भाई ये कुछ नहीं, कभी टिकट मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, और तुम हमारे फैसले का सम्मान करो। मैं उनके फैसले का सम्मान करते हुए 22 में मैंने चौधरी साहब के साथ रहा, पार्टी के साथ रहा और राष्ट्रीय लोकदल सीट को जीता भी थाना भवन से। और उस दौरान हमारी चौधरी साहब से बात भी हुई, क्योंकि मैं भाई नहीं टिकट मिला तो मायूस भी हुआ मैंने, मतलब दिक्कत हुई, परेशानी हुई, थोड़ा मन विचलित हुआ, लेकिन नहीं, मैंने सोचा भाई चलो चौधरी साहब ने कहा, चौधरी साहब से मैं कहा साहब मेरा क्या होगा, मेरे समर्थक कहाँ जाएंगे, ये चौधरी साहब ने मुझे कहा अरे कुछ नहीं होता। ये तब हम लोग जब पार्टी का ऐसा वक्त रहा कि बहुत कठिनाइयों में पार्टी रही, तो वो दौर भी हमने देखा है और ये सब चीज़ें वापस लौट आती हैं जब अच्छा वक्त आता है और तुम्हारे फैसले सम्मान करो। तो उनके फैसले सम्मान मैंने किया और मुझे अब उम्मीद है, क्योंकि क्षेत्र में मैं अब जाता हूँ, रैली की तैयारी कर रहा हूँ, लोगों को लगता है कि नहीं भाई इसने 22 में बहुत अच्छा काम किया है, अब की बार इसका नंबर है। तो जनता की अब आवाज़ है और चौधरी साहब मुझे ज़रूर आशीर्वाद देंगे, मेरा यकीन है अमरीश भाई। इंतजार बढ़ने का तो नहीं क्योंकि ये इंतजार भाई, चूंकि अशरफ अली खान साहब सिटिंग एमएलए है तो ऐसी भी तो संभावना होगी भाई ये इंतजार बढ़ना जा कहीं। इस इंतज़ार के बारे में अमरीश भाई मैंने इत्तेफाक से हापुड़ में रेलवे स्टेशन पर राजकुमार सांगवान जी से बात की, वो भी लखनऊ जा रहे थे, उनका माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय था, मैं भी इत्तेफाक से वहीं, मुझे भी किसी काम से लखनऊ जाना था, तो हम दोनों वहीं मिल गए। तो हमने वो मतलब देखा हमने, अरे वारिस तुम, मैं कहा जी हाँ, मैं कहा आप भी जाके, यार मेरा समय है, मुख्यमंत्री से मुझे मिलना है। तो हम चर्चा करने में कहा जी आपने कमाल कर दी, इतना समय, मैंने कहा जी 40 वर्ष बहुत मुश्किल दौर है। उन्होंने कहा 2 बार मुझे सिवाल से टिकट हुआ, फिर कट गया, बस चलता रहा, लेकिन ये भाग्य ने देखो मुझे क्या साथ दिया कि जहाँ से मैं एमपी हूँ वहाँ से स्वर्गीय प्रधानमंत्री हमारे चरण सिंह जी भारत रत्न वहाँ से सांसद रहे, स्वर्गीय अजीत सिंह जी सांसद रहे, तो ऐसी कर्म भूमि से उनको मौका मिला। और फिर वो मेरे पे, उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया था तुम्हारे त्याग में। उन्होंने एक बात और कही भाई साहब, मतलब उनसे सीखने को बहुत मिलता है, इतना डेडिकेशन और इतना सब्र बहुत मुश्किल मिलता है भाई साहब, कहाँ आदमी में होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई समाज में त्याग का मतलब इसका एक राजनीतिक एक मुकाम बढ़ता है व्यक्ति का, मतलब स्थान जो है वो बढ़ता है, पद हो या ना हो लेकिन स्थान जरूर बढ़ता है। और तुम्हारा अच्छा वो था और तुम लगे रहो। तो वही मैं उनसे कहने लगा, मैं कहा जी इतना मेरा मतलब मैं कब तक परीक्षा इतनी मेरी मुश्किल है जितनी आप में थी, कि नहीं, फैसले राजनीति में एक गलत फैसला आदमी को बहुत पीछे ले जाता है। और हम उनसे मतलब सीखा, उनसे बात की तो मन हल्का हुआ। तो मुझे ये लगता है कि मेरे जो मैंने फैसले लिए हैं, चौधरी साहब की बात का सम्मान रखा, और मुझे चौधरी साहब पे पूरा भरोसा है और जनता की आवाज़ भी यही है। अमरीश भाई कभी आप क्षेत्र में जाएंगे तो, क्योंकि हमारा तो अब यही काम है राजनीति का, लोगों के सुख दुख में रहना, आना जाना, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2026 का अंत हो, जो भी समीकरण बने, या 27 में चुनाव हो, तो राष्ट्रीय लोकदल और चौधरी साहब मुझे ज़रूर आशीर्वाद देंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, जो आप सब्र का पाठ आपको डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी ने पढ़ाया, 27 में किसी वजह से टिकट ना मिला तो वो सब्र का पाठ याद रहेगा, या पहले जैसे चीज़ें अलग हुई, आपकी राय अलग होगी, राष्ट्रीय लोकदल की राय अलग थी, आप दूसरी पार्टी की तरफ आपने रुख किया, तो ऐसा दोबारा तो नहीं होने वाला?
उस वक्त रहेगी, ये सब्र का जो पाठ सांगवान जी ने पढ़ाया आपको, वो पाठ याद रहेगा? देखिए मेरे पास बहुत कठिन चीज़ें हैं और आदमी का एक ना एक लक्ष्य होता है। आप मेरे ख्याल से जो अपना चैनल है ASB, उससे आपने कितने मतलब स्नेह, कितनी परिश्रम, कितना मेहनत, लेकिन आज आपको उसका मुकाम मिल रहा है। मतलब आपकी फॉलोइंग बढ़ी हुई है, आपको लोग सुनते हैं, आपकी व्लॉग का इंतज़ार करते हैं, आपके एपिसोड्स का इंतज़ार करते हैं। तो आदमी जब किसी काम को करता है वो परिश्रम का फल तो ज़रूर चाहता है। मतलब चाहता है जो लक्ष्य मैं, उस लक्ष्य को जो मैं चाह रहा हूँ, मतलब मैं दौड़ रहा है 100 मीटर दौड़ना है मुझे, 100 मीटर के बाद मुझे मेडल मिल जाएगा, वो मिलेगा। 200 मीटर है, 1000 है, तो वो तो मन में रहता है कि जब मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, तो मुझे उसका परिश्रम का लाभ मिले, या मेरे जो मैंने अपने लिए जो एजेंडे सेट कर रखे हैं, जो मैंने मतलब ऐसी उद्देश्य हैं या मेरे ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे हों, कि मैं MLA बनूँ, या मतलब ये स्वाभाविक है। मतलब किसी भी व्यक्ति में वो परिश्रम इसीलिए करता है। और रही बात ये कि सब्र तो ज़रूर रहेगा, और बिल्कुल रहेगा। और राष्ट्रीय लोकदल से मैं अपना परिवार मानता हूँ। मेरे पिताजी यहाँ रहे, मेरी माताजी रही, और बहुत सरल हैं हमारे नेता, और मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तो बड़ी बात विधायक जी ने कही है। वो कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय लोकदल का और थाना भवन विधानसभा सीट का जुड़ाव बहुत गहरा है। वो बिल्कुल ये संभावना नहीं मानते कि ये सीट किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकती है गठबंधन में, और अपने टिकट को का फैसला वो राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी पे छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पहले चाहे जो भी हुआ, लेकिन अब चाहे जयंत चौधरी जो भी फैसला ले, अब राहें अलग नहीं होंगी।